Hello and welcome back to our 8th video lecture on ray optics and optical instruments. So बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस. सो जैसा आप जानते हो बच्चों कि अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस के मदद से कोई इमेज फॉर्म करते हैं, मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट ओ रख दिया कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड इमेज लेटस से प्रोड्यूस कर रहा है आई. अब यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है बच्चों, यहाँ पर हमारे कॉन्वेक्स लेंस के दो सरफेसेस है. एक स्फेरिकल सरफेस को हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है और ये हमारा दूसरा स्फेरिकल सरफेस है. तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के दो स्फेरिकल सरफेसेस इमेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं. दूसरी बात यहाँ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट ओ ये एयर मीडियम में प्लेस्ड है. मान लेते हैं हमारे एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है. आप μ1 भी लिख सकते हैं, N1 भी लिख सकते हैं. दोनों डिनोशंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अप्रोप्रिएट है. तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट एयर मीडियम में प्लेस्ड है और हमारे कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज को भी कहाँ प्रोड्यूस करके दिया है बच्चों? एयर मीडियम में प्रोड्यूस करके दिया है. ऐसे सिचुएशन के लिए हम लेंस फार्मूला हमेशा अप्लाई करते हैं जो कि है 1/f = 1/v - 1/u. तो चलो यहाँ तक हमें ये सारी बातें पता है और ये दो की ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ पर नोट की है कि कॉन्वेक्स लेंस जब इमेज फॉर्म करता है तो उसके पास दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही एयर मीडियम में होते हैं. बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज़रूरी नहीं कि हर कंडीशंस में हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज सेम मीडियम में होगा बच्चों, और ज़रूरी नहीं कि इमेज हमेशा दो स्फेरिकल सरफेसेस, जो कि हम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए देख रहे हैं, दो स्फेरिकल सरफेसेस मिलकर ही इमेज को कंट्रीब्यूट करें, ये ज़रूरी नहीं. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक फ़िश पॉट है और इस फ़िश पॉट के अंदर फ़िश स्विम कर रही है. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ़िश एज एन ऑब्जेक्ट वाटर मीडियम में प्लेस्ड है और दूसरी तरफ हमारा ऑब्जर्वर एयर मीडियम में प्लेस्ड है. तो आप देख सकते हैं वी हैव लेबल्ड हियर दैट अवर ऑब्जर्वर इज़ इन एयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 while fish is in water medium, let us say, of refractive index N2. अब क्योंकि फ़िश किसी और मीडियम में प्लेस्ड है तो फिश से आने वाली लाइट आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये वाटर से एयर मीडियम में जाते वक्त बेंड होकर ऑब्जर्वर के पास आएगी और कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर के पास फिश की क्या क्रिएट होगी? एक इमेज आई क्रिएट होगी. ऐसे कंडीशंस में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट तो वाटर मीडियम में है और दूसरी तरफ फिश का इमेज कौन से मीडियम में है बच्चों? एयर मीडियम में प्रोड्यूस हो रहा है. तो ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ पर दो अलग मीडियम में प्रोड्यूस हो रहे हैं. दूसरी चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है एयर मीडियम में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्फेरिकल सरफेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है जो कि फिश पॉट का स्फेरिकल सरफेस है. अनलाइक कॉन्वेक्स लेंस में दो स्फेरिकल सरफेसेस है जो ऑब्जेक्ट का इमेज प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, यहाँ पर फिश के केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्फेरिकल सरफेस है जो फिश का इमेज एयर मीडियम में प्रोड्यूस करके दे रहा है. तो आप देख सकते हो कि फिश पॉट के केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्फेरिकल सरफेस है और वो स्फेरिकल सरफेस दो अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है जो कि है एयर एंड वाटर. दूसरी चीज़ नोट करने वाली ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो कि फ़िश है वो वाटर मीडियम में है और फिश का इमेज कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? वो ऑब्जर्वर के आई के पास प्रोड्यूस हो रहा है जो कि एयर मीडियम में प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अलग मीडियम में है. उनको प्रोड्यूस करने वाला जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है उसका सिर्फ एक ही स्फेरिकल सरफेस है. तो ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस के केस से काफ़ी अलग और यूनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है. तो ऐसे केसेस में अगर हमें इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हो तो हमें कोई और फॉर्मूले की नीड होगी. हम हमारे लेंस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें कोई एक स्पेशल फार्मूले की नीड होगी अगर हमें ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर हम आज के टॉपिक में यही फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में प्लेस्ड है और एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस उसका इमेज किसी दूसरे मीडियम में प्रोड्यूस करता है तो ऐसे कंडीशन के लिए इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होगा ये हमें डिराइव करना है और यही हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस.
तो इस टॉपिक से बच्चों बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, डेरिवेशन से पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है, डिराइव द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस n1 एंड n2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r फॉर अ रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू बी अ पॉइंट since lying on the principal axis in rarer medium of refractive index n1 and a real image formed in denser medium of refractive index n2। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप मान लीजिए कि आपके पास एक सिंगल कॉन्वेक्स का सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, जो दो अलग मीडियम n1 और n2 को सेपरेट कर रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट n1 में है और उस ऑब्जेक्ट की इमेज n2 में बन रही है। तो ऐसे कंडीशन के लिए आप फॉर्मूले को डिराइव करके दीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए बन सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन। तो अब देखिए हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स सरफेस ले रहे हैं एज पर द क्वेश्चन, और ये मान लीजिए हमारे कॉन्वेक्स सरफेस की प्रिंसिपल एक्सिस है। एज्यूम करते हैं हमारा ये कॉन्वेक्स सरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। लेट अस से लेफ्ट हैंड साइड में एयर मीडियम है और राइट हैंड साइड में वाटर मीडियम है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और वाटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे O जो एयर मीडियम में प्लेस्ड है। अब इसकी इमेज हमें प्रोड्यूस करके देनी है वाटर मीडियम में। तो हम सबसे पहली लाइट रे अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस भेज देंगे। तो आप देख सकते हो हमारी लाइट रे बिना डेविएट होकर अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल कर रही है फ्रॉम n1 टू n2। अब दूसरी लाइट रे हम हमारे कॉन्वेक्स सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट कर देंगे। अब इस पॉइंट से लाइट दूसरे मीडियम में जाने वाली है, बेंड होने वाली है, रिफ्रैक्ट होने वाली है। तो ये रिफ्रैक्ट कैसे होगी उसे पता करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे कॉन्वेक्स सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हम मार्क कर देते हैं। आप देख सकते हो हमारे इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को हम हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ देंगे और हमें मिलेगा एक नॉर्मल। अब नॉर्मल के रिस्पेक्ट में हमारी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है। तो ये कहाँ बेंड होगी बच्चों? ये लाइट बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देख सकते हो हमने लाइट को बेंड कर दिया टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओरिजिनल पाथ तो लाइट रे का ऐसा होना चाहिए था, बट लाइट रे क्या हो गया बच्चों? बेंड हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देख सकते हो हमारे डायग्राम में हम सेंटर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से कनेक्ट कर रहे हैं और ये बन गया हमारा नॉर्मल n और हमारी इंसिडेंट लाइट रे बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ग्रेजुअली हमारी दो रिफ्रैक्टेड लाइट रे 1 और 2 ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? एक इमेज मिलेगा और ये इमेज को हम डिनोट कर रहे हैं एज I। सो वी गॉट अ पॉइंट इमेज। अब क्योंकि ये सेगमेंट हमारा नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा बच्चों? ये इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा I और ये हमारा है रिफ्रैक्टेड लाइट रे, तो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो चलो हम इन्हें लेबल कर देते हैं। तो आप देख सकते हो डायग्राम में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे ऑप्टिक्स के सभी डेरिवेशंस में हम ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स इस्तेमाल करते हैं। ट्रायंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम हमारे पॉइंट N से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, जो आप डायग्राम में देख सकते हो, और वो मीट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पर एट पॉइंट M। अब आप देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा U, ये इमेज है, इसका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा V और सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल सरफेस तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर R हो जाएगा। और ये सब आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी हैव U, वी हैव V एज द इमेज डिस्टेंस एंड वी हैव R एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द डेरिवेशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंसिडरेशंस लिखे हैं कि हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, उसको हमने n1 में रखा, उसकी इमेज I है जिसको हमने n2 में प्रोड्यूस किया और हमने एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया n से लेके m तक। अब देखिए हमारे डेरिवेशन के सिर्फ 3 मेन स्टेप्स रहने वाले हैं बच्चों। इसके सिर्फ और सिर्फ 3 मेन स्टेप्स है जिसमें से हम पहला स्टेप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। और बच्चों जो पहला स्टेप है हमारा वो क्या रहने वाला है? आप देख सकते हो हमारे डायग्राम में
90 डिग्री को छोड़कर हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट बेस एंगल्स है, करेक्ट। इन 3 बेस एंगल्स का हम tan थीटा लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल 4 बेस एंगल्स है, जिसमें से एंगल M तो 90 डिग्री पर है, उसको अगर हम स्किप करें तो हमारे पास 3 बेस एंगल्स है, एंगल O, एंगल C एंड एंगल I। इन तीनों बेस एंगल्स को हम tan थीटा अप्लाई करने वाले हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर tan ऑफ एंगल NOM, तो ये हो गया tan ऑफ एंगल NOM। तो tan ऑफ एंगल NOM क्या होगा बच्चों? तो आप देख सकते हो tan ऑफ एंगल NOM इज MN अपॉन OM। Then we go for tan of angle NCM, which will be MN upon MC. And then we have tan of angle NIM, which is MN upon MI. तो हमने तीनों बेस एंगल्स, एंगल O, C और I को हमने tan थीटा अप्लाई कर दिया। एज्यूम करते हैं कि हमारे सभी बेस एंगल्स स्मॉल एंगल्स है, ताकि हमारे डेरिवेशंस के जो अपकमिंग स्टेप्स है उसमें हम tan थीटा को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एज थीटा। अब हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल NOC। अब अगर आप देखोगे हमारे पास जो ट्रायंगल है NOC, इस ट्रायंगल में एंगल I क्या है बच्चों? एंगल I इज़ योर एक्सटीरियर एंगल, करेक्ट। तो हमारे ट्रायंगल NOC में एंगल I एक एक्सटीरियर एंगल है, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ बेस एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सटीरियर एंगल है एंगल I, which is equal to एंगल NOM प्लस एंगल NCM। अब बच्चों आपको पता है कि एंगल NOM की क्या वैल्यू है? MN अपॉन OM, और एंगल NCM की वैल्यू है MN अपॉन MC। तो ये वैल्यूज़ हम डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो आपको पता ही है बच्चों कि फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो हम यहाँ पर MN अपॉन OM और MN अपॉन NC की वैल्यूज़ इन थीटाज में इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमारा I का एक्सप्रेशन हो गया MN अपॉन OM प्लस MN अपॉन MC। तो ये हमारा पहला स्टेप, करेक्ट। वैसे ही हम एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं टू ट्रायंगल NCI। तो आप देखोगे कि हमारा ट्रायंगल है NCI, करेक्ट। इस ट्रायंगल में एंगल NCM हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, करेक्ट। सो हमारा एंगल NCM ट्रायंगल NCI का एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल ऑफ NCM इज इक्वल टू एंगल R, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर है हमारा एंगल R प्लस एंगल I। सो एंगल NCM इज इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल I। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा एंगल R हो जाएगा एंगल ऑफ NCM माइनस NIM। आई होप ट्रायंगल NCI के लिए आपको एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला समझ में आया होगा। हमारा एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के लिए है एंगल NCM, करेक्ट। सो हमने R को एक तरफ रखा और NCM को शिफ्ट करके NIM के साथ सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया एंगल NCM माइनस एंगल NIM। अब हम NCM की वैल्यू MN अपॉन NC इंसर्ट करेंगे और NIM की वैल्यू MN अपॉन MI यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा R इज इक्वल टू MN अपॉन MC माइनस MN अपॉन MI। तो ये है हमारा I और R का एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और ये रहा हमारा डायग्राम। अब हमारा जो फाइनल स्टेप है, जो कि थर्ड स्टेप है, वो है अप्लाई स्नेल्स लॉ, करेक्ट। तो पहले 2 स्टेप क्या थे? हमारे पहले स्टेप में हमने ट्रायंगल NOC के लिए एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाया और I को हमने एक्सटीरियर एंगल कहा, और हमने हमारे दूसरे स्टेप में ट्रायंगल NIC के लिए एंगल C को एक्सटीरियर एंगल मानकर इक्वेशन तैयार किया। इस तरह से हमें I और R के एक्सप्रेशंस मिल गए। अब हम हमारे तीसरे स्टेप में स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर लाइट रे को रिफ्रैक्ट कौन कर रहा है? वाटर मीडियम कर रहा है, N2 रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो स्नेल्स लॉ हम हमारे N2 मीडियम को अप्लाई करेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज साइन I बाय साइन R। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं? N2 बाय N1। और फॉर स्मॉल एंगल्स हमने साइन I को I लिख दिया और साइन R को R लिख दिया। तो हमें मिल गया N2 बाय N1 इज इक्वल टू I बाय R। तो एक बात बच्चों ध्यान रखना हमेशा कि मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू
वाटर। तो इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। करेक्ट, इस तरह से हम किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से मान लीजिए हमारा एक्सप्रेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को हम क्या मानते हैं, इसकी वैल्यू हम एज्यूम करते हैं इट इज़ 1। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट, और यही चीज़ हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज़ n2/n1, और स्मॉल एंगल्स के लिए हमने sin i बाय sin r को क्या लिख दिया, i/r। अब आप देखोगे हमारे RHS में हम i और r की वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं, विच इज़ mn/om प्लस mn/mc होल डिवाइडेड बाय mn/mc माइनस mn/mi। अब देखिए यहाँ पर mn अगर आप कॉमन लेंगे तो mn न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। हम इस डिनोमिनेटर को n2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और n1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इन्हें शिफ्ट कर देंगे और हमें एक्सप्रेशन मिलेगा n2 इंटू 1/mc माइनस 1/mi इज इक्वल टू n1 इंटू 1/om प्लस 1/mc। अब आप देख रहे हो 1/mc और 1/mc LHS RHS में ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नज़र आ रहे हैं, तो हम इन दोनों को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हो इसको हम n1 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे। वैसे ही n2 से 1/mi को मल्टीप्लाई करके हम इस टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो डिवाइड बाय mc वाले टर्म्स हम एक तरफ और बाकी दूसरे टर्म्स दूसरी तरफ। सो आपको मिलेगा n2/mc माइनस n1/mc इज इक्वल टू n2/mi प्लस n1/om। अब अगर आप डायग्राम में देखेंगे लेबलिंग, तो mc हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। करेक्ट, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू r, और क्योंकि वो राइट हैंड साइड की तरफ है, सरफेस का RHS है, तो हम इसे प्लस r के तरह रिप्रेजेंट करेंगे। mi हो जाएगा हमारा प्लस v और om हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि लेफ्ट साइड में है, और वो हो जाएगा माइनस u। ये सारी वैल्यूज हम हमारे ऊपर वाले इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे और हमें एक्सप्रेशन मिलेगा n2 माइनस n1 होल डिवाइड बाय r इज इक्वल टू n2/v माइनस n1/u। तो आप देख रहे हो यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन है, जिसको हमने क्या लिख दिया, r लिख दिया, और om हमारा माइनस ऑफ u है, और ये साइन आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आ रही है। इस तरह से ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। n2 माइनस n1/r इज इक्वल टू n2/v माइनस n1/u। अब इस फॉर्मूले को बच्चों कैसे याद रखेंगे आप, आपको पता है कि जनरल लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप देखोगे हमारा ये वाला एक्सप्रेशन भी काफ़ी हद तक हमारे लेंस फार्मूला से मिलता जुलता है। f की जगह यहाँ पर r आ गया, और 1/v तो आपको यहाँ पर अवेलेबल है, वैसे ही 1/u भी अवेलेबल है। अब बारी आती है n2 और n1 की। तो हमने लेंस फार्मूला की तरह हम पहले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले स्टेप में हम लिख देंगे 1/r इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमने लेंस फार्मूला की तरह 1/f की जगह लिख दिया 1/r इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब नेक्स्ट स्टेप, हमें ये इक्वेशन फ्रेम करना सीखना है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे फ्रेम करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे याद रखना है। हमें पता है कि जो हमारा इमेज है वो कौन से मीडियम में है, n2 के मीडियम में। तो ये इमेज डिस्टेंस के ऊपर हम 1 की जगह लिख देंगे n2, जो कि आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हो। वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये कौन से मीडियम में है, n1। तो u के ऊपर जो आपको 1 नज़र आ रहा है उसकी जगह आप लिख दोगे n1, जो आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो। सो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन n2 माइनस n1, और ये n2 माइनस n1 को हम 1/r के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टेप में लिखा 1/r इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब क्योंकि हमारा v n2 में है तो हमने यहाँ पर n2 लिख दिया, हमारा u n1 में है तो हमने यहाँ पर n1 लिख दिया, और यहाँ पर आप सीक्वेंस देख सकते हो n2 माइनस n1 का सीक्वेंस है
यही सीक्वेंस हमने r के ऊपर लगा दिया n2 माइनस n1। तो इस लॉजिक से आप इस फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हो और याद रख सकते हो। सो दिस डेरिवेशन इज़ फॉर 5 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा। इस डेरिवेशन में 3 स्टेप्स ही है। अप्लाई एक्सटीरियर एंगल फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अप्लाई एक्सटीरियर एंगल फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरह से I और R के एक्सप्रेशंस बनाइए। और थर्ड स्टेप है अप्लाई द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद वेरिएबल्स को रीअरेंज करिए, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। आप इस डेरिवेशन को नोट्स में लिखिए, प्रैक्टिस करिए और गो थ्रू करिए। ये 5 मार्क्स का डेरिवेशन है। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।